हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिंदर, आपका वेलनेस कोच, और आप देख रहे हो फिटनेस वॉरियर्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को एंड तक देखें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा इस नया। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कभी भी डेंजर ही रहता है, क्योंकि सेकंड वेव में वायरस म्यूटेट होके आता है। जो वायरस है खुद का स्ट्रक्चर चेंज करके और डेडली वायरस बन के वो सेकंड वेव में आता है। जैसे आज अपन देख रहे हैं सेकंड वेव में सिम्टम्स सिवियरिटी ज़्यादा है, इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है। समझो घर में अभी समझो किसी को एक को हो गया तो घर फैमिली मेंबर को होना ही है ये सेकंड वेव। जैसे फर्स्ट वेव में नहीं था, जैसे घर में किसी को हो गया तो सेकंड फैमिली मेंबर को हो फैमिली मेंबर को होगा ही, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सेकंड वेव में एक घर में फैमिली मेंबर को हुआ तो दूसरों को होना ही है, ऐसा ये इतना इन्फेक्शियस है। एंड दूसरी बात, ये जो सेकंड वेव का डिसीज है इसमें सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्ट सिम्टम्स डेवलप करते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्ट डिटोरेट होते हैं। और ये जो सेकंड वेव में जो वायरस है ये यंग लोगों में ज़्यादा अटैक कर रहा है। जैसे आपने फर्स्ट वेव में देखा होगा, मैक्सिमम 50-55 या अबो 60 के लोगों को ही ज़्यादा कोविड हो रहा था। लेकिन ये सेकंड वेव में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये डिसीज अबो 25 एज के बाद 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 55 टू 25 के बीच में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम यंग है एंड हमें कुछ नहीं होगा या कोविड हमें कुछ नहीं कर सकता है। रिलैक्स मत होना, क्योंकि ये डिसीज अभी यंगस्टर में ज़्यादा अटैक कर रहा है। और यंगस्टर में ज़्यादा अटैक करके उनका डेथ रेशियो भी ज़्यादा हो गया है। सो मैं अभी पहले कोविड के बारे में थोड़ा सिम्टम्स बताना चाहूँगा कि कोविड हुआ है, ये जानने के लिए आपने को मीन्स ये कैसे जान सकते हैं घर बैठे कि मुझे कोविड है। क्योंकि कैसा है, कोविड के जो सिम्टम्स है और अदर डिसीज, मैक्सिमम डिसीज के सिम्टम्स सेम है। समझो फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, वायरल डिसीज के जो भी सिम्टम्स है वही कोविड के है। मलेरिया में भी ऐसा ही होता है, डेंगू में भी यही सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मल वायरल फीवर में भी यही सिम्टम्स आते हैं। तो लोग कंफ्यूज है और लोग क्या बोलते, नहीं कोविड नहीं है, ये दूसरा कुछ रहेगा, वायरल फीवर रहेगा या कुछ और रहेगा, ऐसा सोच के लोग इजीली ले रहे। और कुछ तो मन से या फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो टाइम जा रहा है उनका। कैसा है इसमें कोविड डिसीज में, टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने टाइम गंवा दिया है सिम्टम्स आने के बाद, तो आपको सीवियर डिसीज होने के से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको सोचना है कि ये डिसीज में टाइम गंवाना नहीं है। घर पे खुद का नॉलेज लगा के या किसी और का नॉन मेडिको पर्सन का सुन के या किसी और का सुन के आपको घर पे बैठ के टाइम नहीं जाने देना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 2 to 3 days इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोविड। अगर फर्स्ट 2 to 3 days आपने ऐसे ही गंवा दिए या कुछ लेके या समझो ये कोविड में और एक ये है, समझो आपको फीवर है, हेडेक है या और बॉडी पेन है। अगर आपने डोलो सबको पता है, क्रोसिन सबको पता है, खुद मन से आप उन क्रोसिन लेते हैं, डॉक्टर को पूछते भी नहीं, तो ठीक है ले सकते हैं। लेकिन जब आप लेने के बाद आपको 100% रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो रिलीफ तो मिलना ही है। तो रिलीफ मिलेगा तो आपको क्या लगता है, अरे अच्छा हो गया। मैं तो सिम्टम्स थे, अभी तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, 1-2 दिन आपको अच्छा लगेगा, तो आप क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन कैसे रहता है, जब कोविड इन्फेक्शन बॉडी में आता है, कोविड इन्फेक्शन जब बॉडी में आता है तो 2 से 3 दिन अपनी इम्यूनिटी, जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो सिम्टम वायरस को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। बिकॉज ठीक है, इतने सारे वायरस आते हैं, इतने सारे बैक्टीरिया बॉडी में, हर दिन अपने कितने सारे बॉडीज में इन्फेक्शन जाता है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी है स्ट्रांग, इसलिए अपने को हर टाइम डिसीज नहीं होता है। वैसे ही कोविड में जब वायरस आता है बॉडी में, तो पहले पहले 2 से 3 दिन
ये बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करती है, इम्यूनिटी अपनी उनको रिएक्ट नहीं करती है, इजीली लेती है। तो इसकी वजह से पेशेंट असिम्टोमेटिक रहता है। पहले फर्स्ट स्टेज है असिम्टोमेटिक। मैं आपको थोड़ा स्टेजेस बताऊंगा कोविड के। फर्स्ट असिम्टोमेटिक, सेकंड माइल्ड डिसीज, थर्ड मॉडरेट एंड फोर्थ वन इज सीवियर। तो जो असिम्टोमेटिक फेज है उसमें 2 to 3 डेज पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो लोगों को वो समझ में नहीं आता है कि मुझे कोविड हुआ है, तो सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए पेशेंट रिलैक्स रहता है। फिर जो माइल्ड डिसीज है, आफ्टर 2 to 5 डेज इसमें लोगों को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फीवर है, सबको फीवर आएगा ऐसा कुछ नहीं है। किसी को फीवर आएगा, किसी को हेडेक होगा, किसी को बॉडी पेन होगा, सीवियर माइल्जिया होगा। ये जो सिम्टम्स है, थ्रोट पेन है, थ्रोट इरिटेशन है, कफ है, ये सब सिम्टम सब में नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लोगों को ऐसा लगता है मुझे तो ओनली बॉडी पेन है, वो तो मैं आज थोड़ा ज़्यादा काम किया या आज मैं थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा हुआ इसलिए हुआ होगा, बराबर है। लेकिन जो बॉडी पेन है या माइल्जिया है, जो डेली वर्क करने के बाद जो बॉडी पेन होता है और इसमें बहुत डिफरेंस है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कुछ अलग है, क्योंकि ये जो बॉडी पेन है और जो माइल्जिया इतना सीवियर रहता है कि आप खड़े भी नहीं रह सकते या आप बैठ भी नहीं सकते। आपको लगता है कि मैं आराम करूँ, कंटिन्यू सो के रहूँ। ये ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में जो माइल्ड डिसीज है उसमें ये सिम्टम्स सब में अलग अलग आते हैं, सबकी बॉडी अलग है, सबकी इम्यूनिटी अलग है, तो उसी हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो ये सिम्टम जो मैंने बताया वो आ सकते हैं। सेकंड थर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट डिसीज में सिम्टम्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है। जैसे माइल्ड में आप अगर अभी सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल सबको पता हो गया है, घर पे ही लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। माइल्ड में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है, अब वो 95 ही ऑक्सीजन लेवल मिलेगा आपको अगर आप चेक करेंगे तो 95, अब वो 95 इज नॉर्मल। तो मॉडरेट डिसीज समझो, अभी थर्ड स्टेज है मॉडरेट। तो मॉडरेट डिसीज में पेशेंट को मैक्सिमम पेशेंट को फीवर रहेगा। इसमें फीवर 101, 102 जैसे वायरल फीवर रहता है उसी हिसाब से फीवर रहेगा। कफ ज़्यादा रहेगा, थ्रोट इरिटेशन ज़्यादा रहेगा। बात भी करेंगे तो आपको थ्रोट इरिटेशन होगा, बात भी नहीं कर पाएंगे, बात करेंगे तो भी सांस फूलेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ये मॉडरेट डिसीज में होगा। माइल्जिया, हेडेक एंड सीवियर वीकनेस रहेगा आपको। एंड यहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन लेवल आपका खुद का चेक करेंगे तो आपको 90 to 94 के बीच में मिलेगा। तो ऑक्सीजन लेवल समझो 90 to 94 के बीच में मिल रहा है आपको, तो आपको समझना है कि ये मॉडरेट स्टेज में है। ये ऑलरेडी आप लेट है ट्रीटमेंट लेने में या हॉस्पिटल में जाने के लिए, ऑलरेडी वी आर लेट। तो ये हो गया मॉडरेट डिसीज। अभी फोर्थ वन है जी सीवियर डिसीज। सीवियर डिसीज में आपको सेम फीवर रहेगा ही 100%, कफ रहेगा एंड आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा भी चलने के बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, आपको वॉशरूम जाने के बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। तो ये मेन सिम्टम जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी और आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, ये होगा सीवियर डिसीज में। अगर आप सीवियर डिसीज होने तक घर पे है, अभी तक आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, खुद भी कुछ टेस्ट नहीं किए या कुछ भी नहीं किया, तो ये ऑलरेडी बहुत लेट है। तो ये इसमें आपको आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 मिलने वाला है। ऑक्सीजन लेवल अगर बिलो 90 है तो आपके लंग्स में ऑलरेडी निमोनिया डेवलप हो गया है। ये जो कोविड वायरस से फर्स्ट थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये अपने लंग्स में अटैक करता है फास्ट। अगर आपके लंग्स में अटैक फास्ट करेगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपके लंग्स के सेल्स डैमेज करेगा है, तो उसके हिसाब से आपका
लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन अच्छी तरह से ले नहीं पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से आपको आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा। सो ये हो गया सीवियर। तो ये सीवियर होने तक अगर लोग घर पे हैं तो 90% मॉर्टेलिटी है। 90% मीन्स 100 में से 90% लोगों का डेथ हो सकता है ये, अगर आप सीवियर होने तक घर पे है, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो। और वो टाइम ऐसा नहीं कि मेरा एज जिएंगे, कोई भी एज रहे, उसमें एज का कोई ये नहीं है। कोई भी एज रहे, कितना भी इम्यूनिटी रहे, अगर आप इतना लेट है तो इसमें 90% डेथ रेशियो है। सो सीवियर होने तक तो घर पे तो रुकना ही नहीं है। तो ये हो गए स्टेजेस मैंने जो आपको बताए। अभी ये जो 4 स्टेजेस है, तो आपको ये 4 स्टेजेस में क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में क्या करना है। अभी मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए ये स्टेजेस के। तो आपको तो अभी आप खुद भी जान पाएंगे कि क्या सिम्टम्स आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी स्टेज में है या आपका रिलेटिव कौन सी स्टेज में है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको जानना है कि स्टेजेस में जो जो अलग अलग स्टेजेस में आपको क्या एक्शन लेनी है। समझो आप फर्स्ट स्टेज में असिम्टोमेटिक स्टेज में है, तो असिम्टोमेटिक स्टेज में है, मगर आपको वो टाइम समझ में नहीं आएगा कि मुझे कोविड हुआ है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो महसूस होगा ही कि कुछ तो अलग हो रहा है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहले रेस्ट करनी है, खुद को आइसोलेट करना है, फिजिकल वर्क नहीं करना है आपको। सेकंड है कि आप अगर फैमिली डॉक्टर से, आपके फैमिली फिजिशियन है, उनको बात करनी है वही इसमें कि सर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, बराबर है। सो वो फैमिली फिजिशियन एडवाइस करते हो, समझो उन्होंने कुछ टैबलेट एडवाइस किए वो स्टार्ट करो, या उन्होंने कुछ टेस्ट एडवाइस किए तो वो भी स्टार्ट करो। किसी किसी को असिम्टोमेटिक स्टेज में भी सिम्टम्स मीन्स तकलीफ होती है, जिसका इम्यूनिटी वीक रहता है उसको असिम्टोमेटिक स्टेज आता ही नहीं, डायरेक्ट उनको सेकंड स्टेज में ही वो चले जाते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज में कि आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डरना नहीं। अगर आप डरेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपका वैसे भी इम्यूनिटी डाउन होने वाला है। सो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, डरना नहीं है। अभी ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में जब आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे या सिम्टम्स आएंगे, फीवर आया या कफ है या बॉडी पेन है, तो सेकंड स्टेज में आपको सिम्टम्स आने के बाद आपको वेट करना नहीं है। आपको ये नहीं सोचते बैठना है कि ये वायरल है, ये मलेरिया है या डेंगू के सिम्टम्स है या कुछ तो और है, ये तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। सेकंड स्टेज में आपको विदिन 24 आवर्स में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करनी है। आपको आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। उसमें आपको एंटीबायोटिक रहेगी, एंटीपायरेटिक रहेंगी, मीन्स फीवर के लिए रहेगी, कफ के लिए सिरप रहेगी, एंड आपको बॉडी पेन के लिए भी रहेगी, पेन किलर रहेंगे। एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टीविटामिन, विटामिन सी एंड जिंक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको विटामिन सी, जिंक एंड मल्टीविटामिन, ये यही आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, यही आपको डिसीज से बचाने वाला है। सो आपको डिसीज प्रोग्रेस नहीं होने देगा। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन, विटामिन सी एंड जिंक, ये आपको उसमें टैबलेट रहेंगे। और उसके बाद ये टैबलेट स्टार्ट करने के बाद आपको 24 आवर्स में आरटीपीसीआर करना है। अभी आरटीपीसीआर करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर है जो बंद किए आरटीपीसीआर होने के लिए, इसलिए लोगों का आरटीपीसीआर नहीं होता है, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, इसलिए लोग घर पे बैठते या अपॉइंटमेंट नहीं मिला ये रीज़न दे के कुछ भी नहीं करते, बराबर है। तो इसकी वजह से भी डिसीज प्रोग्रेस होता है। तो आपको इसमें अगर समझो आरटीपीसीआर नहीं हो रहा है तो थोड़ा भी वेट मत करो, एक्सरे भी मत निकालो। एक मैं नॉर्मली अपन बोलते हैं पहले एक्सरे करो बाद में सीटी स्कैन करो। एक्सरे में भी सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं दिखने वाला है, एक्सरे आपका नॉर्मली रहने वाला है, क्योंकि एक्सरे में छोटे
माइल्ड इन्फेक्शन या छोटा माइक्रो इन्फेक्शन नहीं दिखता है, तो आपको डायरेक्ट जाके सीटी चेस्ट, HRCT चेस्ट आपको करना है। आप विदाउट डॉक्टर भी जाके सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में सिटी चेस्ट कर सकते हो। उधर भी एक्चुअली अभी लाइन है, 2-3 घंटा, नंबर नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है या जल्दी हो सकेगा। और ये सब HRCT चेस्ट करने के बाद आपके सिटी चेस्ट में 100% आपको अगर कोविड है तो दिखने वाला है। उसमें भी कोरैड 1 to 6 रहता है एंड सिटी वैल्यू, सिटी स्कोर रहता है। तो इसमें सिटी स्कोर भी क्या रहेगा मैं बताता हूँ। समझो आप माइल्ड स्टेज में है तो आपका सिटी स्कोर बिलो 5 रहेगा, 1 to 5 के बीच में रहेगा आपका सिटी स्कोर, तो आपको डिसीज माइल्ड है, राइट। एंड आपका जो अगर सिटी स्कोर 5 to 10 है तो आपका मॉडरेट डिसीज है, 5 to 10, 5 to 12 आपका डिसीज मॉडरेट है। और सिटी स्कोर अगर आपका अबो 10 अबो 12 है तो आपका डिसीज ऑलरेडी सीवियर है। सिटी स्कोर कैसे मीन्स 0 1/25 ऐसा अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो समझो आपके लंग्स के जो क्वाड्रेंट है 25 इसमें उन्होंने डिवाइड किया है। समझो आपका सिटी स्कोर 5 है एंड 5/25 है, तो आपको 5 to 10% आपका लंग इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया है, मीन्स आपको निमोनिया स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये माइल्ड डिसीज में आपको मिलेगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें करने हैं। अगर आपको HRCT में समझो आपको कोविड पॉजिटिव है, आपको HRCT में कोविड दिख रहा है, तो आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम, डॉक्टर को कंसल्ट करके डायरेक्टली एडमिट हो जाना है। कोई कोई वो माइल्ड डिसीज में भी बहुत जन को सिम्टम्स इंटेंसिटी कम रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए तैयारी करना है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, डॉक्टर के अंडर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो आपको डिसीज प्रोग्रेस होने के लिए डॉक्टर रोक पाएगा, नहीं तो डिसीज प्रोग्रेस होने के लिए घर पे रोक नहीं पाएंगे। ये माइल्ड, इसमें आप घर पे भी रह सकते हैं, लेकिन आपको घर पे अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन मीन्स आपको कंटिन्यू फीवर चेक करना है, आपका सैचुरेशन चेक करना है, आपके सिम्टम्स चेक करने हैं। अगर आपके सिम्टम्स कुछ बढ़ रहे, आपको फीवर कंटिन्यू आ रहा है, कफ आ रहा है और आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, तो उसके बाद तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एडमिशन, खुद को एडमिट करके लेना है, और उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में ही करना है। समझो ये हो गया मॉडरेट, अभी सीवियर। सीवियर इसमें आपको सीवियर इसमें सब सिम्टम्स रहेंगे जैसे मैंने आपको बोला है। बाद में आपके सिटी स्कोर आपका अबोव 10 अबोव 12 रहेगा, मीन्स आपको ऑलरेडी 50% लंग इन्वॉल्वमेंट है, 50% आपके लंग्स में निमोनिया डेवलप हो गया है। मीन्स सोचो आप ऑलरेडी बहुत लेट है। 50% आपके बॉडी लंग्स में निमोनिया है, मीन्स आपको अगर कोई आपका सैचुरेशन डाउन होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा एंड सब कुछ चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये चीज़ें है सीवियर डिसीज में। अगर सीवियर डिसीज है तो आपको तो कुछ भी सोचना नहीं है, सिटी स्कैन करना है, सिटी स्कैन में आ गया डायरेक्ट जाके एडमिट होना है, क्योंकि आरटीपीसीआर आप करेंगे तो भी आपको आरटीपीसीआर आने के लिए 48 आवर्स लगेंगे, तो 48 आवर्स आप रुक नहीं सकते हो। और विदाउट सिटी या विदाउट आरटीपीसीआर आपको कोई भी एडमिट करके नहीं लेगा। अगर आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है और सिटी स्कैन भी नहीं है तो कोई भी एडमिट करके नहीं लेगा। इसलिए आपको सिटी स्कैन तो करना ही है बिफोर एडमिशन, और उसके बाद आपको एडमिट कर सकते हो। और आरटीपीसीआर टेस्ट है 70% ही उसका आरटीपीसीआर का वैल्यू है। 70% केसेस में ही वो पॉजिटिव आ सकता है, 30% केसेस में आरटीपीसीआर निगेटिव आता है, इवन आपको कोविड है। सो ऐसा नहीं कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आ गया है तो आपको कोविड नहीं, ऐसा भी बहुत होता है। हमने अभी इतने 1 साल में एक्सपीरियंस किया है सर, 5 दिन से सिम्टम्स है और मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट किया, निगेटिव आ गया, और मैं निगेटिव आ गया, मुझे कोविड नहीं है, मैंने
घर पे ट्रीटमेंट लिया, 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा लगा, और फिर उसके बाद फिर से फीवर और ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो गया। डिसीज तो अंदर था ही, सिर्फ वो आप टैबलेट या कुछ ले रहे थे इसलिए वो सिम्टम्स बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन डिसीज अंदर प्रोग्रेस कर रहा था। बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी आल्सो डिसीज लेट सीवियर होता है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो आपके सिम्टम्स सीवियर होने के लिए समय लेंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उसको फाइट कर रही है, इसलिए आपको सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं आ रहे। ये हो गया कि आपको 4 स्टेजेस में क्या करना है। अभी इसमें है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट भी एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। असिम्टोमेटिक में आपको ऑलमोस्ट कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं है, घर पे आपको आइसोलेट करना है, होम क्वारंटाइन होना है, और आपको घर के लोगों से दूर रहना है, और खुद को मीन्स डाइट और स्लीप अच्छी अच्छी रखनी है। फिर हो गया माइल्ड। माइल्ड में मैंने आपको ऑलरेडी ट्रीटमेंट बता दिए कि आपको क्या क्या स्टार्ट करना है। मॉडरेट में आपको पहली बात तो घर का ट्रीटमेंट मीन्स ओरल ट्रीटमेंट लेना ही नहीं। मॉडरेट और सीवियर में तो आपको एडमिट ही होना है, और एडमिट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अभी ये हो गया। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे पेशेंट को कोविड होता भी है और असिम्टोमेटिक होके या माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट अच्छा भी हो जाता है, राइट। लेकिन अभी वैसा नहीं होगा, बिकॉज अभी का जो वायरस है ये म्यूटेट होके आया है, खुद का स्ट्रक्चर चेंज करके डेडली और डेडली बन के आया है। तो ये वायरस आपको विदाउट सिम्टम्स बहुत कम मिलेंगे पेशेंट जिनको सिम्टम्स ही नहीं है और उसको कोविड होके अच्छा हो गया है, जो पहले वेव में था वैसा। अभी वैसा नहीं है। तो ये है। अभी आपको ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट कोविड क्या है और कोविड में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं और क्या मीन सिम्टम्स आएंगे, क्या ट्रीटमेंट है, और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब एडमिट होना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर किए और आपको बता दिया। अभी आपको नॉलेज आ गया होगा कि आपको कोविड है कि नहीं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आपको खुद को पता है कि क्या करना है, डॉक्टर को पूछे बिना, और आपको खुद को पता है कि कब एडमिट होना है और कब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का स्टार्ट करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर है तो भी आपको ये ऑब्जर्व करना है, उसी हिसाब से आपको एक्शन लेनी है, ठीक है। ये हो गया कोविड। अभी इसको प्रिवेंशन, आपको कोविड को प्रिवेंट कैसे करना है, आपको कोविड ना हो इसके लिए क्या करना है। आपको कोविड ना हो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइट। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। दूसरा है आपके फिजिकल एक्टिव मीन्स वर्कआउट, योगा हो या मेडिटेशन हो, या आप घर पे ही होगा कुछ एक्सरसाइज करते हो, वो ये आपको सेकंड इसमें आता है, आपको कंटिन्यू करना है। थर्ड है आपकी स्लीप। आपको नींद अच्छा होना, आपकी नींद अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको 7 to 8 आवर्स आपकी नींद होनी ही चाहिए। ये सिचुएशन में आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपकी स्लीप अच्छी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी 100% अच्छी रहेगी। अगर आपकी स्लीप कम है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होने वाली है। तो बहुत जन बोलते हैं मुझे 4 घंटा सो गया तो भी नींद हो जाती है। 5, हाँ आपके साइड से हो जाती है, लेकिन बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती है। तो आपको 7 to 8 आवर्स आपका स्लीप होना जरूरी है। फोर्थ हो गया कि आपको एक तो स्लीप हो गया, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और दूसरी बात आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कोई भी चीज़ का। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, समझो फॉर कोविड ही, कोविड का स्ट्रेस ले रहे हो कि यार मुझे होगा क्या, मुझे हो गया तो क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, या उसकी वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती है, उसी वजह से भी लोग डरे हुए हैं। तो आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी। तो आपको टेंशन फ्री रहना है। कोविड हुआ तो भी कुछ नहीं होगा अगर आपने टाइम पे एक्शन लिया तो। अगर आप लेट हुए तो 100% आपको तकलीफ देने वाला है। इसलिए आपको टाइम पे एक्शन लेनी है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी है, तो आप अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको टेंशन फ्री रहना है। एंड अभी ये हो गई कि उसमें ये आ गया, और मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि कोविड से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको
दिन में, अभी ऑलरेडी समर सीजन चालू है, आपको दिन में हाइड्रेट रहना है, आपको सफिशिएंट वाटर इनटेक रखना है, आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है आपको वो हाइड्रेट रखना है, आपको 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर डेली 24 आवर्स में उतना तो आपको लेना ही है। आपका बॉडी हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरल डिसीज में जब आपको सिम्टम्स आएंगे तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा। आपको वीकनेस क्यों आता है, आपको मसल पेन क्यों होता है? वायरल डिसीज में हेडेक, वीकनेस, मसल पेन, ये होने का रीज़न ही है आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जब आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो अपनी बॉडी अपने आप डिहाइड्रेट हो जाएगी, इसलिए आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। एंड प्रोटीन इंटेक रखना है। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको चिकन, फिश, ये चीज़ें आपको लेनी है। समझो आप वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से प्लांट प्रोटीन लेना है, प्रोटीन न्यूट्रिशियस प्रोटीन लेना है। सो ये सब चीज़ें आपको ये करनी है। अभी ये हो गया डाइट एंड ऑल दैट। तो अभी दूसरी चीज़ें आपको तो वो सबको पता है कि मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजेशन, हाथ को सैनिटाइज करना है, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। समझो किसी से बात करें तो डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और मास्क यूज़ करके बात करना है। एक्चुअली लोग मास्क तो लगाते हैं, लेकिन जब बात करने जाते हैं तो मास्क निकालते हैं या नीचे करते हैं, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप मास्क ऐसा यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें हैं, ये तो आपको सबको पता है, कंटिन्यू न्यूज़ में और सब कुछ चीज़ आ रहे हैं, तो ये आपको सबको पता है कि ये चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। अभी मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ कि ओबेसिटी वर्सेस कोविड, ओबेसिटी और कोविड का कैसा रिलेशन है, और ओबेसिटीज में कोविड का मैनिफेस्टेशन कैसा है, मीन्स ओबेस पीपल में कोविड होता है तो क्या होता है। तो ओबेसिटी ये, मैं तो बोलूँगा ये डिसीज है। ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ डिसीज। ओबेसिटी है मीन्स ऑलरेडी आपको एक डिसीज हो गया है। तो ये चीज़ें अभी स्टडी ये बताती है, पहले मैं थोड़ा एक शॉर्ट में बताऊंगा कि रिसेंट स्टडी में ऐसा बताया है कि ये जो कोविड वायरस है, ओबेस पेशेंट में इस पेशेंट 99% सीवियर डिसीज डेवलप करता है अगर ओबेस पेशेंट रहता है तो। और ये होने का रीज़न है, ओबेस पेशेंट में एडिपोज टिश्यू जो ज़्यादा रहते हैं, मीन्स फैट टिश्यू जो ज़्यादा है, लिपिड्स जो ज़्यादा है, उसकी वजह से ये जो कोविड वायरस है उसका यूज़ करके रेप्लिकेट होता है। कोविड वायरस अपने एडिपोज टिश्यू और लिपिड जो है फैट टिश्यू को यूज़ करके ये रेप्लिकेट फास्ट होता है। मीन्स समझो 2 वायरस है तो 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32, ये फास्ट स्प्रेड होता है बॉडी में। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फेज। बॉडी में वायरस रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो आपको 24 आवर्स में डिसीज के जो सिम्टम्स है सीवियर हो जाएंगे, और आपके लंग्स में निमोनिया जो है वो बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपके जो सिम्टम्स है फास्ट डेवलप हो गए, इसको रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं। तो ये रेप्लिकेशन फेज ओबेस पेशेंट में ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप लीन थिन है तो ये रेप्लिकेशन फेज आपके इसमें इतना फास्ट नहीं रहेगा जितना ओबेज पेशेंट में रहेगा। ये मैंने एक चीज़ आपको स्पेशली बता दी है, इसलिए कि आपको मालूम हो। और अभी ओबेज और इसमें कोविड में क्या रिलेशन में मैं बोलता हूँ। ओबेज पेशेंट को अब्डोमिनल फैट की वजह से उनका जो डायफ्रैगम है, जो आपने चेस्ट और अब्डोमेन को सेपरेट करता है, वो डायफ्रैगम के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। और उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से आपका जो लंग्स का जो स्पेस है, जो लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जो स्पेस लगता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग होगा ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, राइट। अगर आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग रहेगा बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रहेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ओबेज पेशेंट का सांस लेने का गति थोड़ा ज़्यादा रहता है, या थोड़ा भी वो एक फिजिकल एक थोड़ा भी वो चलते या
थोड़ा ये होता है तो उनका सांस का गति ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ द उनका जो डायफ्रैगम है वो आप ऊपर शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल फैट, और उसकी वजह से उनको ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है। तो इसमें ऑलरेडी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है और आपको कोविड हुआ और उसमें आपको निमोनिया डेवलप हो गया है, तो आपको ज़्यादा फास्ट तकलीफ होगा और आपको सैचुरेशन जल्दी डाउन होगा और आपको ब्रीदिंग सांस लेने के लिए तकलीफ ज़्यादा होगा, राइट। तो ये है कि ओबेसिटी की वजह से आपको कोविड में ये तकलीफ होता है। और दूसरी बात है, ओबेस पेशेंट के या ओबेस पीपल की इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन रहती है। आप कितना भी कुछ भी खा रहे हो अच्छी चीज़ें, लेकिन ओबेज है तो आपका इम्यूनिटी डाउन ही है, इसलिए आपको इन्फेक्शन ज़्यादा और होने के चांसेस है। ये हो गया सेकंड। और थर्ड है, ओबेज पेशेंट में मैक्सिमम पेशेंट में शुगर ज़्यादा रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है खुद को। अभी क्या हो गया, कोविड में जब एडमिट होते पेशेंट, उनको शुगर ज़्यादा आता है तो लोग बोलते नहीं मुझे तो शुगर नहीं है सर, मैंने अभी तक कभी नहीं, मैंने कब चेक किया? बोले चेक तो कब नहीं किया? मीन्स आपको शुगर है लेकिन आपको पता नहीं है। ओबेज पेशेंट में शुगर ऑलरेडी रहता है लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। ओबेज पेशेंट में बीपी ऑलरेडी थोड़ा आप ऊपर के लेवल में रहता है लेकिन उन्होंने कभी चेक किया नहीं है, राइट। तो ये जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है ओबेज पेशेंट में ऑलरेडी है या होने वाले हैं, इसकी वजह से इनको सीवियर डिसीज हो सकता है और इनका कोविड के बाद इनका शुगर शूटअप हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो ओबेज पेशेंट में ये अंडरलाइन डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है, इसकी वजह से उनको कोविड होने के बाद सीवियर डिसीज होने के लिए हो सकता है, अपन उनको रोक नहीं सकते से ये डिसीज को। तो ये एक चीज़ है। और ओबेज पेशेंट जो है, ओबेज पेशेंट में मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। समझो फॉर एग्जांपल हमने अभी ऑब्जर्व किया है इतने एक साल में 100 पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और उसमें से 100 में से 100 कोविड पॉजिटिव है, और उसमें से समझो 80 पेशेंट ओबेज है, ओवरवेट है, राइट। तो 80 पेशेंट ओवरवेट है तो उनका मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। समझो 80 पेशेंट ओबेज है तो 50 to 60 पेशेंट का डेथ हो रहा है एक्चुअली ओबेज पेशेंट में, ये चीज़ है। समझो आप ओल्ड एज पेशेंट में जाते हो, समझो अबो 65 जाते हो, अबो 65 है लेकिन लीन थीन है, कंट्रोल में सब कुछ चीज़ें, तो उनका भी मॉर्टेलिटी रेट कम है, नहीं होगा। लेकिन ओबेज पेशेंट में समझो आपका एज 35 है, 32 है या 25 है, जो भी एज है, एज इज नॉट डजेंट मैटर। सो आपका अगर एज कुछ भी रहे, अगर आप ओबेज है, ओबेसिटी ओवरवेट है, तो आपका डेथ रेशियो ये कोविड में ज़्यादा है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ ध्यान रखनी है, और आपका वेट कम करने की अभी से वेट कम करने का स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं। और ये हो गया ओबेज पेशेंट में क्यों कोविड ज़्यादा सीवियर डिसीज बनता है, या ओबेज पेशेंट में तकलीफ क्यों ज़्यादा होता है, और ओबेज पेशेंट में डेथ रेशियो क्यों है, ये आपको अभी समझ में आ गया। तो अभी दूसरा है लाइफस्टाइल डिसीज विथ कोविड। समझो आपने जो लाइफस्टाइल डिसीज है, यही जो मैंने अभी बताया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड है, या कैंसर हुआ था पहले, ऑलरेडी आपने कीमो लिया है, आपको CKD है, मीन्स क्रॉनिक किडनी डिसीज है, पेशेंट ऑलरेडी इज ऑन डायलिसिस, या डायलिसिस नहीं ले रहे फिर भी उनको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको लीवर सिरोसिस है या लीवर डिसीज है, राइट। तो आपको ये आपके इसमें आता है, मीन्स ये ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी में आता है, राइट। तो आपका अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपका इम्यूनिटी लो है, राइट। दूसरी बात, आपको कैंसर है, CKD है जो पेशेंट को, तो उनका भी इम्यूनिटी लो रहता है। लीवर डिसीज है, उनका इम्यूनिटी लो रहता है। जिनको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है, अटैक आके गया है, बाईपास हुआ है, या उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उनका भी इम्यूनिटी लो है, या उनका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो ऑलरेडी डैमेज है, राइट।
तो वो उतना प्रेशर नहीं ले पाएगा। जब कोविड डिसीज में उनको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उतना प्रेशर नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ें जो है उसकी वजह से कोविड डिसीज में जब ये डिसीज साथ में रहते हैं तो कोविड में इनका डिसीज सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा है। कोविड हर एक आप कोविड वायरस स्टार्टिंग फेज के बाद जब मॉडरेट और सीवियर में चला जाता है तो हर एक सिस्टम के ऊपर वो अटैक करता है। बाद में पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चला जाता है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर क्या है, ये टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने वाइटल ऑर्गन से, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, राइट, इस एंड पैंक्रिया है, ये जो ब्रेन है, ये जो आपके जो मेन वाइटल ऑर्गन्स है, ये सबके ऊपर कोविड अटैक करेगा। कोविड के वायरस ये सबके ऊपर अटैक करेंगे। जब पेशेंट मॉडरेट और सीवियर के स्टेज में रहेगा तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर में पेशेंट चला जाएगा। और अगर पेशेंट का लीवर ऑलरेडी डैमेज है, किडनी ऑलरेडी डैमेज है, या हार्ट ऑलरेडी डैमेज है, लंग्स में जो है अस्थमा है पेशेंट को ऑलरेडी, आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, सीओपीडी है, जो लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें है तो उनके ऑलरेडी ऑर्गन्स जो है डैमेज है या नॉर्मल नहीं है, जिसे हेल्दी पर्सन में जो है जितना वो कैपेसिटी सहन कर पाएंगे उतना ये ऑर्गन नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जब ये पेशेंट मॉडरेट और सीवियर डिसीज में कन्वर्ट होता है तो ये पेशेंट के बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये पेशेंट का रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो डिसीज है सब पेशेंट को, उन्होंने तो और ज़्यादा केयर लेना है और ज़्यादा फास्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और हो सके तो प्रिवेंट करना है खुद को कि कोविड ना हो। तो ये जो डिसीज है इसकी में कोविड आपको मीन्स पेशेंट को होने के बाद मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, पेशेंट का आउटकम बहुत कम है, पेशेंट का डेथ रेशियो ज़्यादा है। जो अगर आपके फैमिली मेम्बर में या आपके फ्रेंड सर्कल में ये ऑलरेडी लोगों को डिसीज है तो उनको तो ज़्यादा प्रिवेंशन लेना है। उसी हिसाब से ये चीज़ें है। अभी ये जो मैंने आपको सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको एक चीज़ है कि अभी समझो इम्यूनिटी पे मैं थोड़ा बात करूँगा। अभी ये टॉपिक रहेगा कि इम्यूनिटी। अभी ये आप बोलेंगे सर चलो हम सब कुछ करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी डाउन है या हमारी इम्यूनिटी कितनी कैसी है हमें ही नहीं पता है, तो फिर क्या? तो इम्यूनिटी एक ऐसा ये है, इसमें क्या दो टाइप की इम्यूनिटी रहते हैं, एक इनेट है और एक इनेट इम्यूनिटी मीन्स व्हाट, कि आपको बॉर्न जब आपकी माँ के पेट से ही आपको इम्यूनिटी जो आपके बॉडी में डेवलप हुई है वो इम्यूनिटी है। तो इसमें क्या है कि समझो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है तो इसमें आपको तो समझ में आ जाएगा, जैसे आपके बचपन से लेके अभी तक आपका ये कैसा रहा है, मीन्स आपका टाइम कैसा रहा है, मीन्स आपको थोड़ा भी कुछ हुआ तो इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। या आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल 10 पीपल है जो घूमने गए, आप 10 लोग सब जन समझो उस उधर बारिश हुआ अपन भीग गए या बाहर का खाना खाया आपने, सब कुछ चीज़ें जो एक साथ में सब जन करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जन करता है। 10 जन ने सब जन ने बाहर का खाना खाया, पानी बाहर का पिया या बारिश में भीग गए, लेकिन जब वापस आते तो उसमें से 2-3 जन को वायरल हो जाता है, 2-3 जन को फीवर आ जाता है, 2-3 जन को तकलीफ होने लगती है, लूज मोशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उनका इम्यूनिटी डाउन है, राइट। तो ये चीजें आपने को समझ में आ जाती है कि अपना खुद का इम्यूनिटी कैसा है। और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स आपको आपने जब आपके आपने वो एक्वायर्ड किए मीन्स आपने खुद डेवलप की है इम्यूनिटी, राइट। तो उसमें आता है ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जो मैंने थोड़ी चीज़ें तो ऑलरेडी बता दिए, उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट की डाइट,
आपका डाइट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, इंडियंस लोगों में डाइट अच्छा नहीं है, ये आपको सबको पता है। इंडियन लोगों में हेल्दी डाइट बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, अपना डाइट हेल्दी नहीं है। इसकी वजह से अपना इम्यूनिटी भी डाउन है, और आपने इंडियन लोगों का फैट परसेंटेज ज़्यादा रहने की वजह से अपना इम्यूनिटी वैसे भी डाउन है। सो अपना डाइट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा है लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मॉर्निंग में आपको टाइम निकाल के 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करना ही है, रूटीन बनाना है आपको। अभी समझो, आप भी इसके पहले आपने जो भी फॉलो किया, लेकिन अभी ये कोविड में, ये पैंडेमिक डिसीज में आपको ये करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। दूसरी गोष्ट, आपको विटामिन रिच डाइट लेना है। जैसे आपको ये इसमें विटामिन सी, उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, विटामिन सिट्रस फ्रूट जो भी है वो सब आपको लेने हैं। विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आपको जिंक लेना ही है। आपको आयरन, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको डाइट में ऐड करनी है, राइट। सो ये चीज़ आर प्रोटीन इनटेक। आपको प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। उसमें आपको डाइट में आप डायरेक्टली प्रोटीन ले सकते हो, या प्रोटीन शेक ले सकते हो, या फिर डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें है। और तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपका स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, टेंशन फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। वो आपका इम्यूनिटी, अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो कम हो जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छा रहेगा। आपको नींद अच्छी लेनी है। आपको कम से कम एक मैंने जैसे बोला 7 to 8 आवर्स नींद लेनी है। तो ये चीज़ें, और आपका वेट मेंटेन रखना है। आप आइडियल वेट पे होना बहुत ज़रूरी है। आपका BMI बिलो 30 होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको वेट कंट्रोल में रखना है। ऑप्टिमम प्रोटीन इंटेक मैंने जैसे बताया, एक्सरसाइज मैंने बताया, और आपको जो विटामिन है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन में विटामिन A, C, D, B6, B12, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, आयरन, फोलेट, ये सब चीज़ें जो है आपके डाइट में होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप बोलेंगे सर कि अभी मैं हम ये किस कौन से डाइट में मिलता है, हम कैसे लेंगे, क्या नहीं, ये एक आपके आगे क्वेश्चन आया होगा। सो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बोलता हूँ। और आपको प्रॉपर हाइड्रेट रहना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी में प्रॉपर वाटर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। अभी एज ए डॉक्टर मैं मेरी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन रखता हूँ, या मेरी इम्यूनिटी मैं कैसे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज हमें तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। हम कंटिन्यूस पेशेंट के फ्लो में है, कंटिन्यूस हम समझो आज तो कोविड है, लेकिन अदरवाइज भी हर एक जो डिसीज़ है, TB है, जो सब कुछ जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, उसमें भी तो हम कंटिन्यू रहते हैं, राइट। सो हमें तो इम्यूनिटी अच्छा रखना ही है। तो हमें कैसा इम्यूनिटी मेरा अच्छा रखता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी वाइफ जो हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम वो जो अटेंड करती है, उसकी वजह से मैंने वो उसका प्रोग्राम अटेंड करके मैंने वो डाइट स्टार्ट कर दिया है। मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से मैं डेली वो प्रोग्राम लेता हूँ, और उसकी वजह से मेरा इम्यूनिटी बढ़ने में हेल्प हो रहा है, और इम्यूनिटी अच्छा रहने में हेल्प हो रहा है, और मुझे इतना काम करने के लिए एनर्जी मिल रहा है। मैं अभी ऑलमोस्ट हम 18 to 19 आवर्स वर्क कर रहे हैं। तो इतना वर्क कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है इतना वर्क? बिकॉज ऑफ द हम इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, और हम इम्यूनिटी हमारा अच्छा कर रहे हैं।
सो मैं वो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया और वो प्रोग्राम में ले रहा हूँ, इसके लिए मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। एंड मेरी डाइट पे भी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मैंने आपको इन ब्रीफ आपको डिटेल दिया है। अभी मैंने मैक्सिमम ये कोशिश की है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ और आपको इजीली वो समझ में आए। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में आपको बोलता था तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने सब कुछ इजी करके बोला है कि आपको इन जनरल आइडिया आ जाएगा कि क्या है ये पैंडेमिक सिचुएशन, क्या है ये कोविड क्या है, इसमें आपको खुद को कैसे बचना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है, फैमिली मेंबर का कैसे रखना है, कोविड हुआ है तो कैसे आपको डायग्नोस करना है खुद को। डॉक्टर को दिखाए बिना आप खुद अभी डायग्नोस कर सकते हैं कि मुझे कोविड है। आप खुद कौन सी स्टेज में है आप खुद को समझ में आ जाएगा। आपके फैमिली मेंबर को किसी को हुआ तो वो कौन से स्टेज में समझ में आ जाएगा। कौन सी स्टेज में क्या एक्शन लेनी है आपको वो भी मैंने बताया है। क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है वो भी बताया। कब एडमिट होना है क्या नहीं, ये हर एक चीज़ मैंने बताई। और एक मैं चीज़ आपको स्पेशली ये सब कुछ तो हो गया है। अभी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप कोविड को इजी मत लो। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी है, वो बोलते हैं कोविड है ही नहीं। ये सब मीन्स ये जो भी चल रहा है ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें कोविड है ही नहीं ऐसा लोगों को लगता है, तो ऐसा नहीं है। कोविड अगर कोविड क्या है ये जानना है, किसी फैमिली में किसी का डेथ हुआ है तो उनको जाके पूछो। समझो एक फैमिली में हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 9 साल का बच्चा है, वाइफ है, तीनों ही थे, हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अभी एक फैमिली में अभी ये जो मैं एक्सपीरियंस मुझे जो हमारे इसमें देखा है मैंने वो बता रहा हूँ। बेटा और पिताजी एक्सपायर हो गए। अभी कल का रिसेंट न्यूज है, थाना में डॉक्टरी पेशेंट दोनों डॉक्टर्स थे, मीन्स उनके फादर भी डॉक्टर है और बच्चा भी डॉक्टर था, दोनों भी एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो उनके फैमिली को जाके आप देखो, तब आपको सिवियरिटी ऑफ कोविड समझ में आएगा कि कोविड क्या है। ऐसे बहुत फैमिली है जिसमें किसी के पिताजी एक्सपायर हुए, किसी की माताजी एक्सपायर हो गई, किसी की वाइफ हुई है, किसी का हस्बैंड हुआ है, किसी के दादा दादी हुए। तो ये सब फैमिली में किधर ना कुछ प्रॉब्लम है हुआ है और डेथ हुई है। तो आपको वो इतना इजीली नहीं लेना है, और आपको इजीली लगता है तो आप हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं आपको 2 मिनट के लिए उसका कोविड क्या है वो दिखाऊंगा। जो आईसीयू में पेशेंट है, जो वेंटिलेटर पे है, जो बाईपैप मशीन पे है, जो HFNC मशीन पे है, ये सब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपने यूज कर रहे हैं कोविड में, इसके ऊपर पेशेंट है और उनको क्या फील हो रहा है, उनको कितना तकलीफ हो रहा है। समझो आप फॉर एग्जांपल आप सोचो आपको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन कम गिरता है तो आपको कैसा होता है। आप सोचो, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों के ऑक्सीजन लेवल 50, 50, 60, 70 इतना कम होता है, तो आप सोचो उनको क्या तकलीफ। आप एक्चुअली वो तड़पते हैं। हम अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो जरूरी है वो हर एक चीज चालू है, लेकिन उसके आगे हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से हाथ में जो है वो सब कर रहे। सो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कहना यही है कि इजीली मत लो, जो चीज़ें वो फॉलो करो, खुद को कोविड से दूर रखो। अगर होता भी है तो मैंने जो बोला उसी हिसाब से एक्शन ले लो। अगर वो टाइम पे आप एक्शन लेंगे। और एक चीज़ है, समझो 100 पेशेंट है, 100 में से 90 पेशेंट ने टाइम पे एक्शन लिया और टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो 0% मॉर्टेलिटी है, 0, एक भी एक्सपायर नहीं होगा। और जो लेट हुए उसमें फिर 10%। अभी देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अगर टाइम पे ट्रीटमेंट, पेशेंट डेथ होने का रेशियो कोविड नहीं है ज़्यादा, आप समझ लो। कोविड हुआ इसलिए एक्सपायर हुआ ऐसा नहीं है। कोविड हुआ लेकिन उसने ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, डॉक्टर को टाइम पे नहीं दिखाया, टाइम पे एडमिट नहीं हुआ, राइट, इसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। और टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला, टाइम पे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला है, एम्बुलेंस में घूम रहे 2-2 दिन से पेशेंट, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है।
इसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो आप वो समझ लो, कोविड तो होने के बाद 100% आप अगर टाइम पे एक्शन लेंगे तो आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो कोविड तो एक बहाना है, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है उसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। सो अभी मुझे हर दिन ऑलमोस्ट इतना कोविड ज्यादा बढ़ गया है कि अभी ऑलमोस्ट हम 300-400 पेशेंट ले नहीं रहे। इतने कॉल से कि सर मुझे आईसीयू बेड चाहिए, सर मुझे ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, हम नहीं ले नहीं रहे क्योंकि बेड ही नहीं है। 450 बेड होने के बावजूद मेरे पास बेड नहीं है। तो आप सोचो कंडीशन क्या है। इसलिए आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ध्यान देना है कि आपको उससे बचना है, और हुआ तो आपको उससे प्रिकॉश जो भी है मैंने बताया उसी हिसाब से एक्शन लेनी है। डॉक्टर जी, आप थोड़ा सा वैक्सीनेशन के ऊपर भी बता सकते हैं, बिकॉज लोगों को वो फोबिया है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, या क्यों दो पार्ट्स में है, या सब कुछ आप थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में प्लीज बताएंगे। चलेगा। यस मैडम, कोविड वैक्सीनेशन अभी अबो 45 एज स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, और ऑस्कर हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी है। तो वहाँ पे आप आके बिंदास आप आके वहाँ पे ले सकते हो। वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वैक्सीनेशन के बारे में जो चल रहा है, न्यूज़ में हो या फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पे हो, या जो भी बातें चल रही है उसके ऊपर ध्यान मत दो। वैक्सीन आपको खुद को वैक्सीनेट करना ही है। वैक्सीन ही आपको कोविड से बचाने वाला है, और वैक्सीन की वजह से ही कोविड कम होने वाला है। तो आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन में एट प्रेजेंट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन दे रहे हैं। कोविशील्ड ये फाइजर का है, और कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का है जो इंडिया में बना है। सो कोविशील्ड के बारे में थोड़ा बीच में था, और ये जो दोनों भी वैक्सीन है, ये सेकंड एक्चुअली वैक्सीन 3 स्टेज में होने के बाद बाहर मार्केट में आता है। वैक्सीन आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन और ये सब कुछ चीज़ें देख के ये इमरजेंसी लैंड हुए है वैक्सीन। तो ये इमरजेंसी में वैक्सीन लाया है मार्केट में, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें समझो आपको समझो ऑलरेडी कोई चीज़ का एलर्जी है, ऑलरेडी आपको एनाफाइलैक्टिक शॉक मीन्स कोई चीज़ की वजह से आपको एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ था पहले। जैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों का एलर्जी रहता है। ऐसी चीज़ों को तो ऐसे लोगों को थोड़ा रिस्क है वैक्सीन लेने में, क्योंकि सबका बॉडी अलग है। वी डोंट नो कि किसको क्या रिएक्शन देगी बॉडी। और जैसे आपने देखा होगा, हमने बचपन में वैक्सीन लिए है, खुद अपने बच्चों को भी अपन वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन लेने के बाद फीवर तो आता ही है। क्योंकि वो जब वैक्सीन मीन्स क्या, अपन एंटीबॉडी बॉडी में छोड़ रहे हैं, राइट। वैक्सीन के जरिए अपन कोविड डिसीज बॉडी में छोड़ रहे हैं, लेकिन माइल्ड डिसीज, एकदम माइल्ड, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। सिम्टम्स आएंगे लेकिन बहुत माइल्ड रहेंगे। जैसे फीवर आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, राइट। तो हेडेक हो सकता है, ये चीज़ें आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। सबको आएंगे ऐसा नहीं है, राइट, सबको नहीं आएंगे, लेकिन किसको आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये सिम्टम्स आना नॉर्मल है। सो वैक्सीन से डरो मत, ये वैक्सीन अच्छा है, और वैक्सीनेशन खुद को करना ही है। अबो 45 सबको वैक्सीन लेना है। अभी जो गवर्नमेंट जल्दी ही अबो 25 या अबो 18 वैक्सीन स्टार्ट करने वाली है। तो आपको वैक्सीनेशन खुद को करके लेना है। और अभी कुछ मंथ में और बहुत सारे वैक्सीन मार्केट में आने वाले हैं। सो वो और अच्छे रहेंगे ये वैक्सीन से भी। तो आपके पास जब तक वैक्सीन आएगा तब तक तो और अच्छी तरह से आने वाला है। तो वैक्सीनेशन आपको सबको लेना है। वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैक्सीनेशन की वजह से डेथ नहीं है। वो जो भी आपने न्यूज़ में पढ़ा है उसमें कुछ तो अलग प्रॉब्लम है, कुछ तो अलग है, मगर उसको पूरा वो वैक्सीनेशन के ऊपर डाला है। समझो पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम है, राइट, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, राइट, और उन्होंने समझो एक दिन पहले वैक्सीन लिया सर, राइट, मंडे को वैक्सीन लिया, और उनको कोविड की वजह से हो या वैक्सीन की वजह से, लोग वैक्सीन लेने के बाद भी डर रहे हैं
कि मुझे क्या कुछ होगा क्या। तो ऐसा है, वैक्सीन लेने के बाद भी लोग स्ट्रेस में है। तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, राइट। वो बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, यू आर इन ऑलरेडी इन टेंशन, और आपके और बहुत सारे जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या आपकी ओबेसिटी है, या लाइफस्टाइल है, स्लीप नहीं है, जो भी चीज़ें, डाइट है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी है ना आपके, उसी वजह से आपको अटैक आया है समझो। फॉर पेशेंट को, जो भी पेशेंट है उनको ऑलरेडी इसकी वजह से अटैक आया, लेकिन उसने 2 दिन पहले वैक्सीन लिया है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे वैक्सीन लिया 2 दिन में एक्सपायर हो गया। नहीं, ये चीजें कोरिलेट अपन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वैक्सीन की वजह से डेथ नहीं हुए, और जो भी हुए उसमें कोई तो और रीजन है जो अपने पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसलिए अपन वैक्सीन के ऊपर डाल रहे हैं, और वो वैक्सीन की वजह से एक्सपायर हुआ, अपने पास ऐसा आ रहा है। तो वैक्सीन इज मस्ट। वैक्सीन ही आपको कोविड से बचाएगा, और वैक्सीन 2 स्टेज में दिया जा रहा है, एक फर्स्ट डोज है और एक सेकंड डोज है। सेकंड बूस्टर डोज है। फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको आफ्टर 28 डेज के बाद आपको सेकंड डोज लेना है, और सेकंड डोज लेने के 15 या 20 डेज के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होने वाले, राइट। अभी बहुत जन ऐसे भी लोग हैं, सर मैंने 8 दिन पहले वैक्सीन लिया, मुझे कैसे कोविड हुआ। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन फर्स्ट डोज, उसके बाद 28 डेज के बाद सेकंड डोज, उसके बाद 15 डेज के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होने वाले, तब तक आपको कोविड हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वैक्सीन लिया और मुझे कोविड हो गया, क्योंकि आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं हुए, इसलिए कोविड हुआ है। जब आपके बॉडीज में सेकंड डोज लेने के बाद 15 दिन के बाद आपको आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज टेस्ट करनी है, उसमें आपके रिपोर्ट में आएगा कि आपके बॉडी में कोविड एंटीबॉडीज रिएक्टिव है, आ गए हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मुझे कोविड नहीं होगा, या आपको उसके बाद कोविड नहीं होगा। तो जो आपके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जो है आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ फर्स्ट डोज, आपको कोविड हो सकता है। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि एंटीबॉडीज कब फॉर्म हो रही है, और आपने को कब कोविड से मीन्स आपको वैक्सीन लेने के बाद लोग बिंदास हो जा रहे हैं कि मैंने अभी वैक्सीन ले लिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मास्क नहीं यूज कर रहे, या बिंदास घूम रहे। और वैक्सीनेशन लेने के टाइम भी लोग बहुत रश कर रहे हैं, वहाँ पे लोग एक्चुअली इतना रश कर रहे हैं कि पूछो मत, एक दूसरों को। फिर वहाँ पे तो आपको कोविड होना है ना, आपको वहाँ पे कोविड हो गया है, और आपने क्या हुआ कि आपने वो टाइम में वैक्सीन लिया, और आप बोल रहे कि अरे वैक्सीन लेने के बाद कोविड हुआ। वहाँ पे इतनी रश है, तो वहाँ पे किसी ना किसी को तो सिम्टम्स रहेंगे, जिसको माइल्ड सिम्टम्स है या वो असिम्टोमेटिक है, वो दूसरों को इन्फेक्ट तो कर सकता है। वहाँ पे लोग मास्क भी बराबर यूज नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से वहाँ पे भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और उसी वजह से लोगों को कोविड हो रहा है। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद 1.5 मंथ के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गया, अब उसके बाद आपको कोविड नहीं होगा, तब तक आपको कोविड हो सकता है। और वैक्सीन लेने के टाइम जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रिकॉशन लेनी है, वहाँ पे भी मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन करना है हाथों को। ये सब चीज़ें घर पे आने के बाद भी आपको प्रॉपरली बात लेनी है प्रॉपरली, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर जाके हॉस्पिटल के एरिया में जाके आए हैं, ऑलरेडी इतने लोगों के साथ आप उधर थे, तो आपको ये चीज़ें करनी है, तो आपको नहीं होगा। तो ये मैं चीज़ें जो वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको। एंड डॉक्टर साहब, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी। बच्चों को भी आजकल ज्यादा कोविड का सुनाई में दे रहा है। पहले सुना था कि बच्चों को कोविड नहीं होगा, बट नाउ वी हैव बीन लिसनिंग ऑफ लेट कि बहुत सारे बच्चों को भी कोविड हो रहा है। सो उसके लिए आप कुछ बताएंगे प्लीज? बस हाँ, यस मैम। ये जो फर्स्ट वेव में जो वायरस था, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बोला, वो वायरस बहुत मिस माइल्ड था। जो सेकंड वेव में बहुत डेडली वायरस है। फर्स्ट वेव में भी बच्चों को कोविड हो रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने वो टाइम नहीं हो रहा था, राइट। और सेकंड में हो रहा है कोविड, तो बच्चों में पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। जैसे बच्चों में पहले कम था, अभी ज़्यादा है, वैसे ही अपने अडल्ट में भी पहले कोविड कम ही था, अभी ज़्यादा है, राइट। क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है,
ये जो अभी का जो वायरस है ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो सकता है। एक पर्सन, एक कोविड पॉजिटिव 400 पीपल को पॉजिटिव बना सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोविड तो बच्चों में पहले भी था और अभी भी है, बड़ों में भी पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले से इसमें डिफरेंस ये है कि पहले सिम्टम्स कम थे, मॉर्टेलिटी रेट कम था, इन्फेक्शियस डिसीज उतना नहीं था। अभी इन्फेक्शियस ज़्यादा है, मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और स्प्रेड ज़्यादा फास्ट होता है अभी। और बच्चों में समझो कोविड हो गया तो बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है अपने से। सबसे इम्पोर्टेंट डरना नहीं है। बिलो 10 इयर्स एज है बच्चों का तो डरना नहीं है। आरटीपीसीआर भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चों को सिम्टम्स आते हैं तो नॉर्मली आप तो घर पे भी क्रोसिन सिरप दे सकते हैं या क्रोसिन टैबलेट दे सकते हैं बच्चों के। आपको अगर डोज पता नहीं रहेगा तो आपको पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है और वो डोज पूछते सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। मीन्स कोविड के लिए बच्चों में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बच्चों में डिसीज प्रोग्रेस होगा नहीं, डोंट वरी, बच्चों में कुछ भी नहीं होगा। आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है। समझो बच्चों को फीवर आया तो आपको एंटीपायरेटिक देना ही है, अगर नहीं देंगे तो पेशेंट बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा, तकलीफ बढ़ेगा, राइट। तो आपको उनको फीवर आए तो फीवर के लिए दवा देनी है, समझो कफ है तो कफ के लिए दवा देनी है, बॉडी पेन है तो उसके लिए देनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। बच्चों को 101, 102, 103 पर फीवर रहेगा, सो डरने वाली बात नहीं है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दो, 2-3 दिन में बच्चों के सिम्टम्स कम हो जाएंगे और बच्चे का डिसीज निकल जाएगा। सो डोंट वरी, बच्चों में कुछ नहीं होगा। मगर आपको अगर बच्चों में सिम्टम्स आए तो उनको ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। ग्रेट। तो डॉक्टर, एक दो क्वेश्चंस लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताए हैं कि कोविड आने के बाद उनको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, तो उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है? पहले तो कोविड, पोस्ट कोविड उनको वीकनेस लग रहा है। हाँ, पोस्ट को। हाँ, वायरल डिसीज में अपने मसल्स के ऊपर वायरस बहुत ज़्यादा अटैक करता है। मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं अपने, क्योंकि वायरस प्रोटीन पूरा सक कर लेता है मसल में से और लिक्विड पूरा सक कर लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है। इसकी वजह से वीकनेस बहुत रहता है, माइल्जिया बहुत रहता है। तो आपको पोस्ट कोविड सबसे इम्पोर्टेंट है रेस्ट करनी है। दूसरी बात है डाइट, आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और स्लीप, आपको नींद अच्छी लेनी है।